चैप्टर 5 चल रहा था और चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले अपन छोटा सा टॉपिक है विद्युत शक्ति। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं 6 और आपका काम ये रहेगा कि जैसे चैप्टर 5 कंप्लीट होता है तो चैप्टर 5 की जितना न्यूमेरिकल है जो आपसे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ही करने, जितने आपसे पॉसिबल हो, जितना आपको समझ में आए उतने न्यूमेरिकल आपको करने हैं। आप घर पे फ्री बैठे हो, काफी टाइम है, तो अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जो पीछे चैप्टर करवा दिए गए उनका रिवीजन भी करना आपको मस्ट है, ठीक है बेटा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद्युत शक्ति और इसका लास्ट पार्ट है जो आज अपन फिनिश करने वाले हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या है कार्य करने की दर, कार्य करने दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। उसका मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ये आप पढ़ चुके हो, सिंपल से लैंग्वेज है, आप आराम से जानते भी हो। लेकिन थोड़ी सी डीपली बात की जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा ये बात बोलती है बेटा, किसी परिपथ, किसी विद्युत परिपथ के अंदर, किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी धारा स्रोत द्वारा, धारा स्रोत कोई भी हो सकता है, बैटरी हो सकती है, सेल हो सकता है, सर्किट हो सकता है, स्विच वगैरह हो सकता है। किसी विद्युत परिपथ के अंदर धारा स्रोत द्वारा, धारा स्रोत द्वारा धारा को प्रवाहित करने के दौरान, धारा को प्रवाहित करने के दौरान किए गए कार्य की जो दर है उसे अपन क्या कहलाते हैं, शक्ति कहलाते हैं। वापस सुन लेना, किसी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत स्रोत द्वारा, विद्युत परिपथ है और स्रोत द्वारा, यानी स्रोत सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कोई स्विच वगैरह हो सकता है, यानी उससे करंट मिल रहा है अपने को, ठीक है, वो एक धारा स्रोत हो गया। यानी धारा स्रोत द्वारा विद्युत धारा को परिपथ में प्रवाहित करने के दौरान किए गए कार्य की दर, कि उसने कितना कार्य किया है उसकी दर, वो क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। क्लियर हुई बात बेटा। इसका एक परिभाषा क्या बनती है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आपसे वेट कर रहा हूँ कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है बेटा, आपकी शक्ति कहलाती है। तो मात्रा क्या, तुम्हारा क्या बनेगा, P बराबर W बाई T। कार्य करने की दर क्या, उसकी शक्ति। इस फॉर्मूला होता है P बराबर W बाई, यानी कितना कार्य T समय तक किया गया है या एकांक समय में कार्य करने की दर क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। इसका मात्रा क्या होता है, ऐसा ही जो मात्रा है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। इसको कैपिटल W से लिखते हैं। इसका और मात्रा क्या बन सकता है, देखो ध्यान से। कार्य मात्रा क्या होता है, जूल, और समय मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो मात्रा क्या बन गया, जूल प्रति सेकंड। वे आप इसके निकाल सकते हो, आराम से निकाल लेना। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई बेटा, एक आ गई। अब इस शक्ति के अपन भिन्न भिन्न रूप पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, अलग अलग रूप पढ़ने वाले, ठीक है। देखो कैसे अपने थोड़ी देर पहले, यानी कि लास्ट चैप्टर के अंदर अपने इसका ऊर्जा का मान निकाला था। ऊर्जा का मान कितना आया था बेटा, W का मान आपका आया था V² R इंटू टी। ये किसका मान था, ऊर्जा का मान था। ये मान W का मान यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वैल्यू क्या बनेगी, तो वैल्यू बनेगी आपकी P बराबर W का मान कितना है, V² डिवाइड बाई R इंटू में T, और डिवाइड बाई कितना है, T से T क्या गया, कैंसिल आउट। तो P का मान कितना है, तो P का मान बेटा ऐसा आ गया V² डिवाइड बाई, एक तो शक्ति का मान ये आ गया, एक शक्ति का मान ये आ गया। ये आपने वैसे इतना पढ़ा था, एक नया निकाल दिया, V² बटे R हो गया। और सोल्व करते हैं इसको। ओम का नियम, ओम के नियम से अपन जानते क्या होता है, ओम का नियम बोलता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V² इक्वल टू क्या बनेगा, I² इंटू R² बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P का मान कितना है बेटा, तब P का मान आपका आता है I² R² डिवाइड बाई R। तो R से तो R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो P का मान कितना बचा, तब P का मान बचता बेटा आपके पास में I² इंटू में R। ये भी किसका मान आ गया, शक्ति का मान है। दो शक्ति के तीन क्या निकाल दिए अपन ने, फॉर्मूला निकाल दिए, V² अपॉन R, I² अपॉन R और W डिवाइड बाई T। एक और निकालते हैं, देखो कैसे। ओम के नियम से यदि V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो R इक्वल टू क्या हुआ, तो R इक्वल टू जानते क्या बनेगा, R इक्वल टू बनेगा V डिवाइड बाई I बन जाएगा। तो P का मान कितना आएगा, तो P का मान बेटा आपका बनेगा I² का, तो I² गुना R का मान कितना है, V डिवाइड बाई I से I क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो P का मान कितना बचा, V इंटू I बच गया। ये लास्ट फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया। तीनों मान किसके बेटा, शक्ति के मान है।
वी स्क्वायर अपॉन आरबीसी का मान है, आई स्क्वायर इंटू आरबीसी का मान है, और वी इंटू आई भी इसी के मान है। ये तीनों फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज होते हैं न्यूमेरिकल से निकालने के अंदर, और आगे के चैप्टर में भी सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे। ये किसके मान है बेटा? सारे के सारे शक्ति के मान है। अभी तक आपने शक्ति का एक ही फॉर्मूला जानते थे कि W डिवाइड बाई टी होता है सर, कार्य करने की दर शक्ति होती है, W टी किसका मान है? शक्ति का मान है। और इसी से अपने कितने फॉर्मूला जनरेट कर लिए बेटा? 3 फॉर्मूले और जनरेट कर लिए कि वी स्क्वायर बटे आर, आई स्क्वायर इंटू आर और v इंटू आई इक्वल क्या बन गया? तो E के इक्वल बन गया। तो बेटा आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना? ठीक है, देखता हूँ वीडियो चल रहा है, चल रहा है। हाँ तो ठीक है बेटा, ये चैप्टर अपना यहीं पे कंप्लीट हुआ। जितने न्यूमेरिकल आप इसके सोल्व करोगे, कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो, या फिर आप मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 चैप्टर आप ही कंप्लीट करवा दीजिए बेटा, 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? देखो चैप्टर 6 है और यूनिट क्या चल रही है आपकी? सेकेंड। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको, चैप्टर 1 2 3 4 ये 1 यूनिट के भाग थे। चैप्टर 5 और 6 ये दूसरी यूनिट के भाग है। तो 5 तो अपन कर चुके हैं, 6 नंबर बाकी है, उसको भी अपन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर 6 का नाम है विद्युत परिपथ। क्या नाम है? विद्युत परिपथ, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर 6 है, नाम क्या है इसका? विद्युत परिपथ। यानी इस चैप्टर के अंदर अपन विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर से आपके मैक्सिमम प्रैक्टिकल भी आते हैं। जो प्रैक्टिकल हो गए ना आपके, पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, वो सारे सॉरी वेटस्टोन ब्रिज हो गया, ये मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल है बेटा आप इस चैप्टर से कैरी करते हैं। इस चैप्टर ढंग से पढ़ना ताकि न्यूमेरिकल सॉरी प्रैक्टिकल वाला पोर्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाए और ये भी आपका क्लियर हो जाए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर यूनिट चल रही है अपनी विद्युत चैप्टर सेकंड, यूनिट सेकंड चल रही है, चैप्टर सेकंड है, चैप्टर 6 है। पहला टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किसके नियम? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। अपन बेटा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, वह धारा जिसके अंदर आवेश गति करता है, और चैप्टर 5 के अंदर पूरा स्टडी कर चुके हैं कि धारा कैसे प्रवाहित होती है, अपवाह वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, वर्णकोड क्या होता है, अतिचालकता क्या होती है, विद्युत सेल क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, सेलों का श्रेणी क्रम क्या है, समांतरण क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या है, प्रतिरोधों का समांतरण, ये सारे अपन डीपली स्टडी कर चुके हैं। अब बस इनका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक थे बेटा, इन्होंने 2 नियम दिए। इन्होंने किसने नियम दिए? इसने 2 नियम दिए। इसका पहला जो नियम था ना, वो तो नियम जिसने दिया धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए। आज वो पहला नियम पढ़ने वाले हैं, सेकंड नियम अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला नियम इसने दिया बेटा धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए, और सेकंड नियम इसने किसके दिया? वोल्टता के लिए दिया। तो ये नियम क्या बोलता है? देखो बेटा, पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, कई बार डेफिनेशन सीधी पूछ लेता बेटा आपसे, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, या इसका नाम और है किरचॉफ का प्रथम नियम बोल दो, या धारा का नियम भी बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? धारा का नियम। इसको किरचॉफ का प्रथम नियम बोल दो, ये धारा का नियम बोल दो, एक ही बात है बेटा। कई बार क्वेश्चन बोलता है किरचॉफ के धारा का नियम लिखिए, या फिर क्या बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते। बहुत ही सिंपल नियम बेटा, यदि आप लोग चैप्टर 5 को ढंग से समझ लिया आपने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये नियम क्या बोलता है? ये नियम ये बोलता है क्या, किसी विद्युत परिपथ के अंदर, किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी संधि बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी
हार्ड लगी होगी, वापस सुन लेना। ये बोलता है किसी विद्युत परिपथ पर संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब माइंड में क्वेश्चन होता है सही संधि बिंदु क्या चीज है और ये बीजगणितीय योग क्या चीज है। ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ना तो हमने पहले पढ़ा, ये बात भी सही है, आपको नहीं पढ़ाया अभी। हाँ, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने आपने इसको काफी बार फेस भी किया है और देखा भी है। तो संधि बिंदु क्या होता है? संधि बिंदु होता है बेटा जहां पर दो या दो से अधिक धारा आके मिलती है, उस पर क्या बोलते हैं? संधि बिंदु बोलते हैं। शायद आपको याद हो तो अपन थोड़ी देर पहले बनाया ना इस तरह से एक सेल का डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था इधर से धारा I1 आ रही है, इधर से धारा I2 आ रही है, तो उसको अपन नाम दिया है क्या? ये नाम जिससे क्या है? संधि बिंदु बेटा। इधर से I1 है, इधर से I2 है, इधर क्या चली गई आपकी? I चली गई। इसे अपन क्या बोलते हैं? संधि बिंदु बोलते हैं। संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? अपन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन बोल दो या संधि बोल दो, यानी वह जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक पॉइंट मीट करते हैं, पॉइंट मिलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं, संधि बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा ना कभी, सादुलपुर जंक्शन, चूरू जंक्शन, रेवाड़ी जंक्शन, लोहारू जंक्शन, यानी जयपुर जंक्शन हो गया, जोधपुर जंक्शन हो गया। तो इन स्टेशनों के नाम जंक्शन भी होते हैं। अब कुछ स्टेशन आते हैं जिससे कोई जंक्शन नहीं होता है, जैसे बहुत सारे हैं। अब व्यस्त गाँव में आते हैं, वो गाँव नहीं, कुछ शहर भी ऐसे होते हैं, जैसे राजौलीसर हो गया। उसके अलावा बहुत जैसे आपके लाडनू हो गया, सालासर हो गया, इनके आगे क्या है? उसके सुजानगढ़, सालासर सुजानगढ़ हो गया, इनके आगे जंक्शन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टेशन के आगे जंक्शन लगता है, कुछ के आगे जंक्शन लगता है? होता क्या बेटा कि जिस स्टेशन से, मान लो कि आपका ये सादुलपुर जंक्शन है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है बेटा, ये क्या है? सादुलपुर जंक्शन है। यदि यहां से रेलवे की एक ही लाइन तो आएगी और एक ही लाइन जाएगी, यानी एक ही लाइन तो रेलवे की आई यहां से और एक ही लाइन क्या होगी? यहां से चली गई। एक ही लाइन आ रही है और एक ही लाइन जा रही है। बात समझ आई बेटा? एक ही लाइन तो आ रही है आपकी, एक ही लाइन जा रही है, यानी कहीं पे भी क्या नहीं हुआ, कहीं पॉइंट मिले नहीं आगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं हुआ। लेकिन मान के चलो एक रेलवे लाइन इधर से आ रही है, ठीक है, और आगे जाके मिल गई और एक चली गई, तो वो क्या रहा है? इस पॉइंट पे एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से आ गई, दोनों मिल रही है, और जहां पे मिलते हैं उस स्टेशन को क्या बोलना पड़ता है? फिर अपने को जंक्शन बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? जंक्शन, यानी जहाँ पे दो या दो से अधिक रेलवे लाइन आके। ये तो प्रैक्टिकली बातें होगी। अब बात करते हैं अपनी किसकी? धारा वाले की बात हो। ये बोलता है किसी जंक्शन पॉइंट पर, किसी संधि बिंदु पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होता है? आपका 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान के चलो, बस वीडियो पॉज करता हूँ बेटा, इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। बेटा देखिए, तो बेटा जंक्शन बिंदु पर नियम क्या बोलता है? किसी संधि बिंदु पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होता है? 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जंक्शन पॉइंट बना लिया आपके लिए, ये आपका क्या है? एक संधि बिंदु है, जंक्शन पॉइंट है। मान लो इधर से धारा आपकी आ रही है I1, इधर से धारा आपकी आ रही है I2, और इधर से धारा आपकी आ रही है I3, और ये धारा आपकी जा रही है कौन सी? I4, और इधर से धारा आपकी जा रही है I5। देखो ये जंक्शन बिंदु है, संधि बिंदु है, संधि बिंदु। संधि बिंदु पर इधर से धारा I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, इधर से I3 आ रही है, और बाहर कौन सी जा रही है? I4 और I5 धारा बाहर निकल रही है। तो ये बात बोलता है कि धारा का बीजगणितीय योग, दैट मीन्स इन सबको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। बीजगणितीय मतलब ये होगा इनको जोड़ना है, कोई एंगल मेजरमेंट नहीं करेगा यहाँ पे। ये धारा को अपन जोड़ेंगे तो उसका बीजगणितीय योग कितना मिलना चाहिए? अपने को 0 मिलना चाहिए। तो उसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि प्लस वाली कौन से लेंगे और माइनस वाली कौन से लेंगे। तो ये नियम ये भी बात बोलता है
किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। और साथ में एक लाइन और एड करता है बेटा, ये बात बोलता है कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं क्या लेना, आपको धनात्मक लेना है, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं क्या लेना, आपको ऋणात्मक लेना है। आप सुन लेना, इस संधि पर जो धारा आ रही